सारा नवी क्लियर है। ओके। लिसनिंग आपका हियरिंग से स्टार्ट होगा। एंड हियरिंग जब भी आप करते हो तो हियरिंग के बाद आफ्टर हियरिंग समथिंग आप क्या करते हो, यू शुड रेस्पॉन्ड इट। आप उसका रेस्पॉन्ड देने को ट्राई करते हो। तो हियरिंग इज ए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। फिजियोलॉजी मतलब क्या है बताओ, जानते हो वर्ड का मतलब जानते हो? फिजियोलॉजी साइकोलॉजी आपको पता है। फिजियोलॉजी बॉडीली रेस्पॉन्ड, दैट इज फिजियोलॉजी। मतलब होता है बॉडी में जितने भी मतलब आपके साइकिल्स होते हैं ना, उसको हम लोग फिजियोलॉजी में काउंट करते हैं। मतलब बॉडी के विद इन, दैट इज मे बी एक्सक्रेशन पार्ट हो गया, या फिर ब्रीदिंग हो गया, या फिर वॉइस का आप जो अरेंजमेंट करते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन करते हो, या फिर इंटोनेशंस और प्रोनाउंसिएशन करते हो, ये सारा आपके बॉडी के विद इन से आ रहा है। सो दैट इसको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हमने काउंट किया हुआ है। हियरिंग भी आपका फिजियोलॉजी है, बिकॉज आपके साउंड जो वाइब्रेशन के थ्रू आपके कानों तक पहुंचता है, तो आपके कान के अंदर जाके वो क्या करता है, वो एक वाइब्रेशन। अच्छा, एक ग्लास पानी ले लेना, एंड उसके ग्लास के बॉडी में आप जस्ट एक क्या करोगे, स्पून से या लकड़ी से एक टच करोगे, तो उसमें वाइब्रेशन जैसा आता है ना, आपके कान के विद इन भी एक फ्लूइड है, एंड वो फ्लूइड में वैसे ही वाइब्रेशंस आते हैं जब साउंड वहां तक पहुंचता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने फिजियो, ठीक है, आपको उसका नॉलेज मिलता है, लैंग्वेज रिलेटेड नॉलेज मिलता है। अभी देखो कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग कैसा होना चाहिए बताओ, फटाफट बताना। दैट इज गुड हैंड राइटिंग का भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप सपोज स्टैटिस्टिक्स ऑफ राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, विथ प्रॉपर गैप, विथ प्रॉपर स्पेसिंग, पंचुएशन, प्रॉपर गैप गैप होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका जो स्पेसिंग होना चाहिए, ये सारा होना चाहिए। मतलब वन काइंड ऑफ ये फॉर्मेट में रहना चाहिए। मतलब आपका जो राइटिंग होता है वो एक फॉर्मेट में होना चाहिए, सो दैट वो बेटर इंप्रेशन दे सके। ब्यूटीफुल एक ब्यूटिफिकेशन का एक पार्ट बोल सकते हो। ये राइटिंग को ब्यूटिफाई करना है, सो दैट हमें स्पेसिंग, ग्रामर सब पे ध्यान देना पड़ता है। पहले तो राइटिंग को अच्छा करना पड़ेगा, फिर लिखने के स्टाइल को अच्छा करना पड़ेगा, एंड उसके मीनिंग को भी अटैच करना पड़ेगा। So that writing is expression of oneself freely by following except written symbols. So symbols normally आप लोग जब भी अल्फाबेट्स को अरेंज करते हो, तो अल्फाबेट्स भी वन टाइप ऑफ सिंबल्स है। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज, सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज है। आप कोई भी चीज को शॉर्टकट अगर लिखना चाहते हो, तो आप उसको हाफ लिखते हो। जस्ट लाइक फंक्शन, फंक्शन को आप हाफ लिखते हो कैसे, फंक्शन का FUN C तक गए, ऊपर आपने दे दिया एन। सो ये भी एक क्या है, सिंबल जैसा है। पूरे चीज को आपने सोने किया, शॉर्ट फॉर्म में दिखा है, तो उसका भी एक अरेंजमेंट होता है। सो राइटिंग बताता है कि एक पर्सन खुद से ही अपने चीजों को, एक पर्सन अपने चीजों को, ओन फीलिंग्स को फ्रीली अगर एक्सप्रेस करना चाहता है, सो वो अपना राइटिंग्स पे ध्यान दे। ठीक है, ये फॉर्मेट को, पंक्चुएशन मार्क, ग्रामर, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब पे ध्यान दे। अभी देखो ग्रामेटिकल अवेयरनेस। सो ग्रामेटिकल अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। ग्रामेटिकल मतलब क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, स्ट्रक्चर आएगा ना, स्ट्रक्चर आएगा, अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आएगा। दैट इज द टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन में आपके आ जाएंगे E and D। टेंसेस में आपके थ्री टाइप्स आ गए। एंड ग्रामर शुड नॉट बी टोल्ड डायरेक्टली इन द प्राइमरी लेवल। कभी भी ग्रामर को आपने प्राइमरी लेवल में नहीं पढ़ाया है। आफ्टर 4-5 क्लास ये स्टार्ट होता है, मतलब फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो आपका वोकाबुलरी ही मेन होता है। आफ्टर वोकाबुलरी लर्निंग आप वर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हो उसके मीनिंग के साथ। आफ्टर दैट सेंटेंस मेकिंग, देन ग्रामर तक हम पहुंचते हैं। तो ग्रामर शुड नॉट बी टोल्ड डायरेक्टली इन प्राइमरी लेवल। इट शुड बी एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन इन नॉन कंसियस वे। अच्छा, बच्चों में आप जब भी पढ़ाते हो ग्रामर, तो क्या ग्रामर बचपन से ही आप समझ जाते थे, मुझे बताओ, या प्रैक्टिस करते थे ओनली? रटते थे ना हम लोग, प्रैक्टिस करते थे, उस रिलेटेड फॉर्मूला जान लिया एंड लिखते रहते थे, यही चीज होता था। अभी जाके समझ आता है कि ग्रामर का एक्चुअल मीन क्या है, कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगेगा तो उसके साथ सिंपल भाव आएगा, क्या होगा, कौन से भाव के क्या फॉर्म में रहेंगे, वो पता चलता है हमें। तो ये चीज है नॉन कंसियस, मतलब अनकंसियस वे में सीखते हैं बच्चे। अनकंसियस वे में कभी भी ग्रामर बच्चों को पढ़ाओ उनको समझ नहीं आता। ग्रामर उनको सिर्फ रटना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इसीलिए नॉन कंसियस और अनकंसियस वे में बच्चे सीखते हैं। वोकाबुलरी क्या है, एसोसिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन विद वर्ड्स, दैट इज अ वोकाबुलरी। आप अपने वर्ड्स को कोई भी एक्टिविटीज मतलब एक्शंस और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ते हो, दैट इज कॉल्ड वोकाबुलरी। द रीडिंग एंड राइटिंग आर, सॉरी, राइटिंग वोकाबुलरी आर अटेंड थ्रू एजुकेशन। ये तो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल सा लाइन गिवन है आपको कि जो भी आपको वोकाबुलरी मिलता है वो दो फॉर्म में ही हो सकता है, पढ़ने से और लिखने से। हो गया। क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अच्छा, आप अपना एक्सप्रेशन किस किस फॉर्म में दे सकते हो, दो फॉर्म में, ओरली एंड रिटन फॉर्मेट। रिटन में
रिटन में। बस चाइल्ड में यूज होगा, में यूज होगा, मेन हो गया। चाइल्ड में यूज वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस फॉर एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, थॉट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स। बच्चे बहुत सारे क्या यूज कर सकते हैं, वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं अपने लाइक्स, डिसलाइक्स और एक्सप्रेशंस को बताने के लिए। जस्ट लाइक आई वांट दिस चॉकलेट, तो उसने अपना चॉकलेट, फेवरेट चॉकलेट को बता दिया कि इसको, तो कुछ सेंटेंसेस को वो यूज करता है अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ये क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अभी देखो लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज। तो लैंग्वेज लर्निंग में पहले आप बताओ, पियाजेस का कंसेप्ट याद है? पियाजेस कंसेप्ट सीडीपी में पढ़ा हुआ था, याद है? सीडीपी में पियाजेस का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। देन हमने एक सोशल कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा हुआ है, सोशल कंस्ट्रक्शन वाइगोट्स्की का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नहीं चाहिए, जो चाहिए वो पढ़ो। जो चीज रिपीट हो रहा है उसको आप उस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ऑलरेडी सीडीपी में जो पोर्शंस हैं, कुछ कुछ पोर्शन सारे पेडागोजीज में सेम आएगा। ईवीएस पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, उसमें सेम ही आएगा। सोशल लर्निंग, और दैट इज आपका जो वाइगोट्स्की का सोशल इंटरेक्शन है, ये थ्योरी कभी चेंज नहीं होगा, कोई भी पेडागोजी आ जाए, दैट मे बी ईवीएस हो, मैथ्स हो, या आपके सीडीपी हो, या फिर आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो, तो सब में ये सेम ही रहता है। जो कंसेप्ट नहीं है, अलग है, उसको पढ़ो। दैट इज नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की एक एजुकेशनिस्ट है, लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट है। ठीक है, उन्होंने एक डिवाइस क्रिएट किया था, याद रखो इससे क्वेश्चंस आता है, ये डिवाइस का नाम से आता है, दैट इज एलएडी। एलएडी में मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्यों यूज हुआ था ना, यूनिवर्सल ग्रामर को हम प्रोवाइड करना चाहते थे, वो प्रमोट करना चाहते थे कि सारे लोगों को एक ही टाइप का ग्रामर यूज करना है। टेंसेस क्या अलग होते हैं सबके लिए, बताओ? टेंसेस अलग होते हैं? नो, नहीं, सेम होता है। इसीलिए यूनिवर्सल ग्रामर बनाना उनका मेन मोटो था। इसीलिए नोम चोम्स्की ने ये डिवाइस क्रिएट किया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। सो ये इन्होंने और क्या क्या है, फाउंडर ऑफ, नोम चोम्स्की फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर क्या है, गैप फिलिंग एक्सरसाइज। जैसे होता है ना, आप लोग पढ़ते हो ईप क्लॉज है, तो उसके साथ सेकंड पार्ट में क्या आएगा, मेन क्लॉज में क्या आएगा, मेन क्लॉज में कौन सा पोर्शन आएंगे, या फिर दो सेंटेंसेस हैं तो उसमें एक में ग्रामर मेंशन है और एक में वर्ब का कौन सा पार्ट आएगा या कौन सा फॉर्म में आएगा, तो ये सब जो ग्रामर का फीलिंग करना पड़ता है, उसके लिए उन्होंने ये स्ट्रक्चरल ग्रामर का मतलब डेवलप किया था। तो नोम चोम्स्की फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर है, एंड थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, ग्रामर इज सेम फॉर एवरीवन। आप जो ग्रामर यहाँ पे यूज करोगे, लंदन में भी सेम ही ग्रामर रहेगा, या बाहर में भी सेम ही ग्रामर रहेगा, तो इतना ही पॉइंट है। तो नोम चोम्स्की ने ये दो तीन चीज किया, एक है फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर, एंड थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर को उन्होंने डिस्कवरी किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बनाया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बनाया। अभी देखो ये थ्योरीज ऑफ रीडिंग है, रीडिंग है। सो आपको जो थ्योरीज पढ़ाया गया, कल आपने बॉटम अप पढ़ा, बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप, प्रीवियस क्लास में। ओके, तो और एक है साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक क्या है, टॉप डाउन मेथड को साइकोलिंग्विस्टिक भी बोला गया है, टॉप डाउन मेथड, टॉप डाउन मेथड बोला गया है। और एक है इंटरैक्टिव व्यू। इंटरैक्टिव व्यू मतलब ये आपका बॉटम अप टॉप डाउन बोथ है, ये टॉप डाउन भी है, बॉटम अप भी है, इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे। इंटरेक्शन में क्या होता है ना, दो कंसेप्ट्स यहाँ पे जुड़ गए हैं। एंड ये रीडिंग को जब भी आप करते हो, अटेंटिवली करने से रीडिंग बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। छोटे बच्चों में है, रीडिंग अगर बेटर करना है तो अटेंटिवली करना पड़ेगा। एंड और एक होता है स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी आप समझ रहे हो कि स्कीमा थ्योरी इज बेस्ड ऑन वोकाबुलरी, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। अच्छा, स्कीमा इज रिलेटेड टू व्हिच डोमेन? Schema is related to which domain? Cognitive domain. Cognitive domain. That is related to mental processes. आप बोल सकते हो ये mental processes से जुड़ा हुआ है। अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा समझना, because ये reading से related है, only words से समझो। So there are two type of theories in reading or under reading. The first one is the linguistic theory. सेकंड वन इज द कॉग्निटिव थ्योरीज। लिंग्विस्टिक थ्योरीज में क्या आता है, ट्रेडिशनल बॉटम अप व्यू। तो ये क्या मेंशन करता है पता है, ट्रेडिशनल। अच्छा बताओ, ट्रेडिशनल में जब भी पढ़ाई होता था तो कैसा होता था, क्या बच्चों को आप बताते थे कि यही चीज तुमको खुद से प्रैक्टिकली करना है, लर्निंग बाय डूइंग करना है, लर्निंग बाय डूइंग करना है? नो। सो दैट इज फोकस्ड ऑन ओनली द प्रिंटेड टेक्स्ट
डाटा ड्रिवन। जो भी गिवन है, जो वर्ड्स गिवन है, फ्रेजेस गिवन है, मीनिंग सेंटेंसेस गिवन है, बस उसी को पढ़ना है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड, यहाँ पे ट्रेडिशनल बॉटम अप जब भी बोलते हैं, जहाँ पे वर्ड्स और वर्ड्स से रिलेटेड, मतलब जो लिखा हुआ है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, उसको देख के पढ़ना है, तो वो ट्रेडिशनल बॉटम अप मेथड होता है। यहाँ पे बस आप क्या करते हो ना, रीडिंग इज अंडरस्टूड एज ए सीक्वेंस ऑफ स्किल्स विच कुड बी टॉट। जितना आपको बोला गया LSRW, तो आर एक स्किल है, और हमें जितना सिखाया गया है उतना ही हम लोग समझेंगे, उसी सीक्वेंस से हम समझेंगे। यहाँ पे रीडर्स क्या होंगे, एक्टिव और पैसिव, फिर से बता दो, एक्टिव होंगे या पैसिव होंगे। अगर मुझे किताब देख के ही सिर्फ पढ़ना है, जितना बताया गया है उतना ही पढ़ना है, तो आप एक्टिव हो या पैसिव हो? फिर से पैसिव होंगे ना, पैसिव होंगे, पैसिव होंगे, राइट। तो यहाँ पे ओनली रेसिपिएंट जो है, रीडर्स जो है, वो टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उसका इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनको लर्निंग बाय डूइंग करना है, खुद से करना है, या फिर खुद एक्स्ट्रा कुछ करना है, या प्रैक्टिकली कुछ करना है, कुछ नहीं पता, बस उनको रीड करना है। तो इसीलिए ये क्या करता है ना, रीडर्स में जो एबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है। देखो, ओवर रिलायंस ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वर्ड्स पे और सेंटेंस पे और उसका जो ग्रामर है उस पे, बट उसका डिटेल्स नहीं जान रहे कि ग्रामर का अरेंजमेंट कैसे हुआ, सेंटेंस मेकिंग कैसे हुआ, सिर्फ जो गिवन है उसी को पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है, टॉप डाउन मेथड। टॉप सॉरी बॉटम अप मेथड, बॉटम अप मेथड, टॉप डाउन में डिटेल जाना पड़ता है, बॉटम अप मेथड ट्रेडिशनल मेथड। साइकोलिंग्विस्टिक, अच्छा बताओ यहाँ पे वर्ड से क्या समझे, साइकोलिंग्विस्टिक बोलो क्या होगा। राइट, कॉग्निटिव डोमेन ऐड हो रहा है लैंग्वेज के साथ, ठीक है, माइंड एंड लैंग्वेज, माइंड एंड लैंग्वेज दोनों ऐड हो गए। मतलब आपको बोला गया लैंग्वेज रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है, आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ। अभी चीज आता है, ये कौन सा है, टॉप डाउन और कंसेप्चुअली ड्रिवन मॉडल है। कॉन्सेप्चुअली मतलब आप कंसेप्ट को समझोगे, टॉप डाउन बोला गया है, आप खुद से कंसेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पे आप जब भी पढ़ रहे हो, आप प्रेडिक्टिंग कर सकते हो। अच्छा बताओ, आपको जब पढ़ाया जाता है तो आप पहले से कुछ प्रेडिक्ट कर पाते हो कि नहीं, मैम ने ये टॉपिक बोला है तो मे बी ये हो सकता है, दैट इज द प्रेडिक्शन। आप प्रेडिक्शन करोगे कि ये नॉलेज हमें मिल सकता है इस कंसेप्ट से। तो साइकोलिंग्विस्टिक व्यू जो है उसमें आपको टॉप डाउन और कंसेप्चुअली ड्रिवन मॉडल मिलेगा, एंड उसके थ्रू आप प्रेडिक्टिंग के थ्रू पढ़ोगे, नॉलेज को लोगे, एंड ये जो नॉलेज है ओरली मिलेगा। कैसे मिलेगा, ओरली मिलेगा, रिटन फॉर्मेट में नहीं। अगर रिटन फॉर्मेट हो गया तो प्योरली हम बॉटम अप में चले जाएंगे, बॉटम अप में चले जाएंगे। अगर ओरली मिलता है, टॉप डाउन आ जाएगा। अभी बोलो हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट मैं एज ए टीचर आपको समझा रही हूँ, तो ये बॉटम अप है या टॉप डाउन, बॉटम अप है या टॉप डाउन, टॉप डाउन होगा, बिकॉज आप लोग भी मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो, नॉलेज क्या मिलेगा पता है आपको, इसलिए ये टॉप डाउन मेथड है, ठीक है। अभी चलो, इसमें क्या करना है, कंसेप्ट्स को ढूंढना है, कंसेप्ट समझना है, डाटा सर्च करना है, इंफॉर्मेशंस को लेना है, मतलब आपका पूरा दिमाग यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिव है या पैसिव, एक्टिव होंगे, बस इतना याद रखना है। इतना डिफिकल्ट वे से नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट को समझ लो, छोड़ दो। चीजों को याद रखना है ना, कंसेप्ट को याद करके छोड़ देना चाहिए, और कुछ उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी देखो वर्ड से क्या समझे, इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव है तो किनका कंसेप्ट आ जाएगा, इंटरैक्टिव बोला गया, सोशल इंटरैक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन, बोलो किनका कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, बाइक गुड्स की। तो यहाँ पे बोला गया ये दोनों को कंबाइन कर रहा है, बॉटम अप को भी एंड टॉप डाउन को भी। सो दिस व्यू इंटीग्रेट्स बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। सो यहाँ पे क्या आएगा, आप टोटल फर्स्ट से लास्ट तक जाएंगे। दैट मीन्स वर्ड्स को समझना है, अरेंजमेंट देखना है, सेंटेंस मेकिंग देखना है, ग्रामर को समझना है, कॉन्टेक्स्ट, सिंटैक्स, सिमेंटिक, सब कुछ समझना है, मतलब ए टू जेड समझना है। तो रीडिंग इन्वॉल्व्स अटेंडिंग टू जनरल कॉन्टेक्स्ट, सिंटैक्स, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक, सारे जितना भी है वर्ड्स का, लैंग्वेज का, आपको समझना है। अभी बताओ ये चीज जो होगा, ये जब हमारे पास दो मेथड जुड़ गए हैं, दैट मीन्स टॉप डाउन एंड बॉटम अप, तो अभी आपका जो बॉटम अप एंड टॉप डाउन जब जुड़ गए हैं, तो यहाँ पे जो मटेरियल्स आपको गिवन होंगे उसको आप कितने वेट से पढ़ सकते हो, कितने वेट से जान सकते हो।
हाँ, 2 टाइप्स होगा, ठीक है? 2 टाइप्स क्योंकि ये इसका और इसका। तो फर्स्ट वन इज़ इसको हम कैसे जान सकते हैं ना, रिटन फॉर्मेट में जो गिवन है एग्ज़ैक्टली उसको हम पढ़ सकते हैं। सेकंड में कैसे जान सकते हो? समझ के जान सकते हो, दैट इज़ द प्रेडिक्शन एंड कांसेप्ट को एनालिसिस करके। तो दोनों वे से हम जान सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट देखो स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। स्कीमा क्या होता है? जब आपको एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन का पॉइंट याद होगा तो आप बता सकते हो। एसिमिलेशन मतलब बोल दो। गलत बोल दिया। न्यू नॉलेज तो ऐड करोगे, किसके साथ ऐड करोगे बताओ? हाँ, बस टुगेदर करेंगे, इसलिए वर्ड को याद करना। अगर ओनली न्यू नॉलेज बोल दोगे, एकोमोडेशन में क्या हो रहा है बेटा? बताओ, एकोमोडेशन में देन क्या होगा? ओल्ड नॉलेज मूव करेगा। हाँ, ओल्ड नॉलेज मूव करेगा, उसका प्लेस लेगा न्यू नॉलेज। तो न्यू नॉलेज को ऐड करना दैट इज नॉट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है ओल्ड नॉलेज प्रेजेंट है, उसके साथ जितने न्यू नॉलेज को ऐड कर सकते हो। तो ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज इक्वल्स टू एसिमिलेशन। ओल्ड नॉलेज मूव आउट एंड इन होगा कौन सा? न्यू नॉलेज, देन इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। बस इतना। तो स्कीमा क्या देता है ना? स्कीमा आपको एक्सपीरियंस देता है। क्या होता है? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको न्यू नॉलेज मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस आ गया? जितने भी आपके मेंटल क्रिएशन है, मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो एसिमिलेशन को पहले स्टार्ट करता है, पता है? जैसे देखो, कल आपका एग्जाम है, तो बताओ आप प्रीवियस नॉलेज को याद करोगे कि नहीं? प्रीवियस नॉलेज, इतने पास्ट एक्सपीरियंस। सो ये एसिमिलेशन प्रोसेस हो गया, ये एसिमिलेशन है। सपोज आपको कोई सडनली न्यू एक टॉपिक दे देता, न्यू एक टॉपिक दे दिया एंड वो पढ़ाया नहीं गया है। अब बोलो क्या करोगे? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन? एकोमोडेशन करेंगे। तो ये चीज हो गया कि स्कीमा थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट पास्ट एक्सपीरियंसेस लीड टू द क्रिएशन ऑफ मेंटल फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स अ रीडर मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है? ओल्ड एक्सपीरियंस जितने भी आपके पास हैं, उसके थ्रू आप न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्कीमा थ्योरी। स्कीमा थ्योरी, स्कीमा वर्ड का मीनिंग नहीं बोल रही हूँ, स्कीमा थ्योरी बोल रही हूँ। स्कीमा थ्योरी के अकॉर्डिंग ओल्ड जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो आपको हेल्प करते हैं न्यू एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड स्कीमा थ्योरी। ये आपके ब्रेन में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं नॉलेज का। आपको हर एक चीज को समझने के लिए, एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपका पास फ्रेमवर्क बनाते हैं। अभी देखो, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन इज द इंटरेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, हो गया। कंप्रीहेंशन मतलब क्या है? हम लोग नॉर्मली कंप्रीहेंशन मतलब क्या होता है? डिटेल। कब आप डिटेल चीजों को समझते हो? कंपैरिजन करते हो तब समझते हो, राइट? जब आप कंपैरिजन करते हो चीजों को तभी समझ पाते हो। तो यहाँ पे बोला कि ये इंटरेक्शन है, ओल्ड इंफॉर्मेशन प्लस न्यू इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आपका हो गया क्या? कंप्रीहेंशन, जिसको आप एसिमिलेशन बोल रहे हो एज पर पियाजेस कंसेप्ट। तो स्कीमाटा रिप्रेजेंट्स generic concept which can be modified or adapted as we encounter new information similar to पियाजेन, सॉरी, पाइगेटियन लिखा गया है क्योंकि आपको टियान हो गया। सो पियाजे बोलते हो, पियाजियन नहीं हो सकता, तो पाइगेटियन यहाँ पे बोलोगे, पाइगेटियन कंसेप्ट। तो पाइगेटियन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और पियाजे के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका स्कीमा का कंसेप्ट आता है, क्या है कंसेप्ट? ना स्कीमा होता है दैट इज द नॉलेज यूनिट। नॉलेज यूनिट जब भी आपके पास आता है, तो नॉलेज कंटेन्स एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शुड बी न्यू इन्फॉर्मेशन एंड द ओल्ड इन्फॉर्मेशन, बोथ को वो एनकाउंटर करता है। तो जैसे आप स्कीमाटा बोलते हो कि नॉलेज को वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, नॉलेज को वो स्टोर करेगा, दैट इज अ स्टोरेज यूनिट। ये आपका ब्रेन में नॉलेज को स्टोर करता है, स्कीमा नॉलेज को स्टोर करता है, दैट इज अ नॉलेज पैकेट्स। नॉलेज पैकेट्स, ये आपका ब्रेन है, तो यहाँ पे ये स्टोर रहेगा। तो नॉलेज पैकेट्स के विद इन जैसे इंफॉर्मेशन रहते हैं, यहाँ पे भी स्कीमा थ्योरी वही बोल रहा है कि ओल्ड नॉलेज प्लस न्यू नॉलेज, दैट मीन्स ओल्ड एक्सपीरियंस gives you or gives us the opportunity to arrange or to accept the new experiences. So ये हो गया पियाजे कंसेप्ट के साथ सेम, ठीक है? स्कीमाटा सर्व क्या कहता है बताओ? अच्छा, स्कीमा अगर रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, आप कोई भी चीज कर सकते हो ना। एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, या फिर आप इन्फरेंस और कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना, प्रेडिक्शन करना, आपको पता चलेगा बिकॉज आपके पास ओल्ड नॉलेज भी है, न्यू नॉलेज भी है अभी। तो दोनों को मिला के आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो। तो स्कीमाटा बहुत ही बड़े सेंस में आता है। स्कीमाटा इज ए ब्रॉडर टर्म बिकॉज इट इंक्लूड्स every type of mental processes, because we have both type of informations or experiences, old plus new. Okay, इतना समझ आया?
अच्छा, चलो इसके बाद ना आपको ये नहीं जानना है, बिकॉज़ ये होल लैंग्वेज जो अप्रोच होता है ये आपके केवीएस का है। केवीएस का है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसा है? अच्छा मुझे बताओ लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे स्टार्ट होगा? जब बोले हो तो मैं बता देती हूँ। लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ से स्टार्ट होगा मुझे इतना बता दो, मैं देन प्रोसीड कर लूँगी। बताओ? ओके, छोटे बच्चे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? छोटे बच्चे कहाँ से स्टार्ट करेंगे मुझे बता दो? फर्स्ट स्टेप बताओ, क्राइंग ना? क्राइंग? क्राइम करेंगे। बच्चे जब भी इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, लैंग्वेज उनका, बच्चों का लैंग्वेज क्या है? उनका तो साइन सिंबल लैंग्वेज जो भी आएगा सेंसस के थ्रू जाएगा, तो ये क्राइम से स्टार्ट होता है। जब भी आपको कोई पूछे कि लैंग्वेज एक्विजिशन कब से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे इन्फेंसी। एंड आप जो भी बोल लो, घर से स्टार्ट होता है, कहीं से भी स्टार्ट होता है, वो बोलो। बट उनका क्राइम से स्टार्ट होगा। क्राइम के बाद क्या आएगा बता दो फटाफट। क्राइम। अच्छा, क्राइम क्वीन ना? क्वीन? नहीं, फर्स्ट फर्स्ट वन इज अ क्राइंग, सेकंड वन इज क्वीइंग, थर्ड वन इज बैबलिंग। ठीक है? बैबलिंग। देन आया आपका सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड। देन आप बोल सकते हो टू वर्ड्स वाले आ गए एज ग्रुप, और उसके बाद मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखो, क्राइंग में क्या हो गया, बच्चा अभी सिर्फ अपना जो भी चीजें हैं अगर उसको सुनाना है, मतलब बताना है, या भूख लगा है, डायपर चेंज करना है, कुछ भी बोलना है, तो वो क्राइंग करेगा। उसको कुछ भी चाहिए वो क्राइंग करेगा, उसके सेंसेस एक्टिव है, सेंसरी मोटर स्टेज याद करो पियाजे का। आफ्टर दैट नंबर टू आ गया क्वीन। अच्छा, बच्चे कभी भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब सोए रहते हैं, तो वो कैसे साउंड करते हैं बताओ? जब वो उनका पेट भरा हो तो कू कू करते हैं। जस्ट लाइक एक एक अल्फाबेट का बोलना। एक एक अल्फाबेट बोलो, अ ई। जस्ट वो होता है क्विंग। अभी आता है बैबलिंग। बैबलिंग, BABBLING, बैबलिंग। ओके, बैबलिंग। सो बैबलिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, मम मम पप पप, जस्ट वैसा हाफ हाफ। हाँ, बस। तो ये कंटिन्यूएशन में चलता है, ऐसे-ऐसे आपका साउंड आते रहेगा, ठीक है? मतलब अल्फ़ाबेट से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, 2-3 अल्फ़ाबेट्स को जॉइन करके हाफ-हाफ वर्ड्स बोल सकते हैं। दीज़ आर हाफ वर्ड्स, नॉट फुल वर्ड्स। इसके बाद का स्टेज आता है कंप्लीट वर्ड, एंड उसके बाद का 2 वर्ड्स वाले एज ग्रुप में आ गए, एंड लास्टली द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ये ऐसे हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? दैट इज़ अ कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। अच्छा, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हो कि नहीं? करते हो? यस। डाटा इनपुट करने से तब ना आउटपुट आएगा। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो उसका इनपुट ही नहीं होता है। तो इनपुट नहीं होगा तो उसका बोलने का जो एक्टिविटीज है वो भी नहीं होगा। बस इतना याद रखना है। लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लैंग्वेज एक्विजिशन को ज्यादा से ज्यादा किसने एक्सप्लेन किया था पता है? एक पर्सन का नाम बोल रही हूँ, याद करना, ठीक है? क्या है? क्रैशन। ठीक है? क्रैशन। क्रैशन। याद करोगे, लैंग्वेज एक्विजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए इन पर्सन ने, मतलब ये पर्सन ने बहुत कुछ बोला था। दैट इज लैंग्वेज इज ए पावरफुल व्हीकल, लैंग्वेज इज वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन गिविंग मटेरियल, इट इज वन काइंड ऑफ comprehensible unit. Language gives us a features, many features to explain और express our thoughts, बहुत कुछ बोला हुआ था। तो इतना नहीं जानना है, बस आपको याद रखना है कि लैंग्वेज एक्विजिशन में अगर किसी का हाथ है ज्यादा से ज्यादा, दैट इज अ क्रैशन। क्रैशन। क्रैशन के बाद अगर किसी का हाथ है नोम चोम्स्की। याद रहेगा? नोम चोम्स्की कौन सा डिवाइस क्रिएट किए थे बताओ? नोम चोम्स्की। लैंग्वेज डिवाइस हो गया। होल लैंग्वेज अप्रोच होता है कंप्लीट लैंग्वेज लर्निंग। कंप्लीट लैंग्वेज लर्निंग कैसे होगा बताओ? कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? एनवायरमेंट। 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 ठीक है, एनवायरमेंट अगर बोल दोगे सब कुछ आ जाएगा। अभी बताओ, जस्ट लाइक लैंग्वेज वन काइंड ऑफ डेवलपमेंट है कि नहीं? क्वेश्चन पूछ रही हूँ फटाफट। Okay, so it includes both external and internal factors. Both carry करता है। अगर बोलो heredity, heredity इसमें भी heredity आएगा कि नहीं? heredity। हाँ आएगा। इनफॉर्मेट। बस दोनों आता है, ठीक है? जस्ट लाइक आप बोलोगे होल लैंग्वेज अप्रोच क्या है ना, ये वन काइंड ऑफ फिलोसॉफी है, नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज को ग्रास्प करना या फिर सीख लेना। दैट इज कॉल्ड होल लैंग्वेज अप्रोच। ये बिलीव किया जाता है कि एक बच्चा कैसे लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, एंड उसको लर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए। तो उसी एनवायरमेंट के थ्रू एक मीनिंगफुल चीजों को समझता है वो। लैंग्वेज कब जल्दी आप सीख पाते हो बताओ? जब उसका मीनिंग समझ पाते हो ना।
जब उसका मीनिंग समझ पाते हो। यस, सो होल लैंग्वेज को अगर सीखना है, मतलब एक चीज है ना, पूरे खाना को आप कब खा पाते हो, जब आपका पेट खाली हो। जस्ट लाइक वैसे ही लैंग्वेज को कब समझ पाओगे ना, जब आप लैंग्वेज से एक्वेंटेड हो, या बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, या फिर वैसे एनवायरमेंट में हो जहाँ पे उसी लैंग्वेज से बात किया जाता है एंड समझाया जाता है। तो ये होने से होल लैंग्वेज अप्रोच कंप्लीट होगा। बिकॉज लैंग्वेज अगर सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ वर्ड सीखना पड़ेगा, देन स्टोरीज, पोएम, कन्वर्सेशन, एवरी टाइप ऑफ थिंग करने के बाद हम लोग को लैंग्वेज सीखना पड़ता है, या लैंग्वेज हम सीख जाते हैं। ठीक है, आगे चलो, देखो यहाँ पे असेसमेंट आता है, तो यहाँ से ना हम, अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स रहेंगे या डिफरेंट लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स रहेंगे? ठीक है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है यहाँ पे पर्टिकुलरली। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। देखो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलरली पूछा जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम में। तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू अगर देखोगे एनसीएफ 2005, ठीक है, इंडिया में वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंट है। इंडियंस हम हैं, बट हमारे पास वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड? 22, 23, 22 है, 22 है, पहले 20, सॉरी 18 था, आफ्टर दैट 22 हो गया। ठीक है, 20। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, देखो अभी तक एनसीएफ 2009 अडेप्ट नहीं हुआ है। एनसीएफ 2009 में कुछ फॉल्ट रहा था, इसलिए एनसीएफ 2005 को ही हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर भी अगर मेंशन होता है तो आपको एज पर 2005 का ही आंसर देना है। एज पर 2005 आपका जो करिकुलम होगा वो बताओ, इंक्लूसिव होगा या इंटीग्रेटेड? इंक्लूसिव होगा या इंटीग्रेटेड? इंक्लूसिव होगा, वेरी गुड, इंक्लूसिव होगा। अभी क्या मेंशन है कि एनसीएफ 2005 मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ constitutive of the identity of a child and a typical feature of Indian linguistic landscape। अगर हम लोग देखते हैं इंडिया के जितने भी स्कूल सिस्टम्स हैं, कुछ भी देखते हो, तो वहाँ पे एक चीज तो कॉमन है, दैट इज अ मल्टीलिंगुअलिज्म। ये फीचर कॉमन है। तो एनसीएफ 2005 बोलता है हमें अगर बच्चों का आइडेंटिटी क्रिएट करना है with their language, own language, then we should follow the multilingual classroom and multilingualism process। ठीक है, ये टिपिकल फीचर है, इतना याद रखो, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा बताओ, एक बेनिफिट बोल दो, कोई एक मेरिट बोल दो मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम का। मल्टीपल लैंग्वेज यूज हो रहा है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? अच्छा, और एक मैं बहुत अच्छा वाला बेनिफिट्स बोलती हूँ, ठीक है, सबसे बेस्ट वाला बेनिफिट्स बोलूं। अच्छा देखो, दो डिफरेंट चीज जब एक साथ मिक्स हो रहा है तो दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, दोनों के कैरेक्टर्स मिलेंगे। ओके, सपोज दिस वन इज रेड एंड दिस वन इज व्हाइट। ठीक है, दोनों कलर है, क्या आएगा मेरे पास? पिंक। पिंक आ गया। ओके, सिमिलरली सपोज यहाँ पे एक लैंग्वेज बोला गया, मैं जैसे बोलती हूँ उड़ीसा में हूँ, ओडिया, यहाँ पे मैंने यूज किया हिंदी। सो जब क्लासरूम में यूज किया जा रहा है तो दोनों के कुछ कुछ फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं, दोनों के, उड़ीसा में है तो उड़ीसा के फेस्टिवल, एंड अगर हिंदी भी यूज हो रहा है तो उसके भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स जो नेशनल लेवल्स पे मनाए जाते हैं। सो दोनों के कैरेक्टर्स को हम जान पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके कैरेक्टर्स को समझ पा रही हूँ, आपके लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को, फेस्टिवल्स को, आपके लैंग्वेज के अंदर जो एथनिसिटी है या फिर जो भी वैल्यूज हैं वो मुझे पता चलेगा। सिमिलरली आप मेरे लैंग्वेज के भी वैल्यूज को लर्न कर सकेंगे, ये होता है मेन बेनिफिट। ठीक है, इसके बाद जो आपने बोला नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज ले पाएंगे, अपने लैंग्वेज में समझ पाएंगे, इजीली ग्रास्प कर पाएंगे, इजीली मेरा ग्रिप आएगा नॉलेज के ऊपर, मेरा एक्सपेक्टेशंस का लेवल मैच कर सकता है, तो वो सारा भी होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है कि ये एजुकेशन सिस्टम अभी का जो है एनसीएफ के अकॉर्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म है एंड इंटीग्रेटेड नहीं है, इंक्लूसिव है। पहले जो था इंटीग्रेटेड था, अभी इंक्लूसिव है, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी, सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अभी चलो आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो कि नहीं? इंपॉर्टेंस, that is English in India is a global language in a multilingual country. According to NCF 2005, a variety and range of English teaching situation prevail here. On
owing to teachers proficiency in English and people's exposure to English outside schools. अच्छा, ये चीज क्या बोला? बोला कि क्लासरूम में आप जब भी इंग्लिश एज ए इंग्लिश टीचर एंटर करते हो, जब भी पढ़ाते हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज को आप टारगेट लैंग्वेज बना के पढ़ा रहे हो, बट इफ बच्चों को समझ नहीं आता तो मदर टंग का आप यूज करते हो, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री में ये तो चलेगा। इसके थ्रू इंग्लिश टीचर जब बहुत ज्यादा प्रोमोट करे इंग्लिश लैंग्वेज को, तो इंग्लिश लैंग्वेज को वो स्कूल में भी यूज कर रहा है एंड आउटसाइड द स्कूल में भी यूज कर रहा है, एंड प्लस बच्चों को भी वही बता रहा है कि वो स्कूल में भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें एंड आउटसाइड द स्कूल जो भी उसका एनवायरनमेंट है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी वो यूज करें। तो इससे क्या होगा कि टीचर प्रोफिशिएंसी यहाँ पे बात करता है, मतलब देखो आप कितने प्रोफिशिएंट हो या एफिशिएंट हो इस चीज पे, इसलिए बोला जाता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक किया जाता है पहले लैंग्वेज टीचर्स का। अच्छा, अभी देखो लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा था। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आएगा, इंग्लिश में हमें एफिशिएंट बनना है। अभी इसको छोड़ देते हैं। मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया क्या होगा बताओ? हमारा नॉर्मल क्लासरूम इंडिया में कैसा है बताओ? मल्टीलिंगुअल प्लस ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, ठीक है? अगर ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होंगे तो लैंग्वेज लर्निंग अच्छा हो सकता है? ये सुन नो, नो। रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली। मैंने कल ही बात किया था ना कि हम एक लैंग्वेज में पढ़ाते जाते हैं, एक फ्लो में रहता है। सपोज कोई पर्सन वहां पे दूसरे लैंग्वेज में बात कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो फ्लो ब्रेक हो गया, वो फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? वही सेम थिंग, जनरली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली एंड पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू द लर्नर, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो हम अटेंशन नहीं दे सकते, सबको प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे सकते, ये प्रॉब्लम है। देन देखो स्कूल एनवायरमेंट, ठीक है? अच्छा, नॉर्मली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एनवायरनमेंट क्या होता है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि ओनली टारगेट लैंग्वेज पे ही बात करें। कौन से लैंग्वेज पे? टारगेट लैंग्वेज पे। कौन से मेथड का यूज करें बताओ? कल हमने दो मेथड किया था। कल हमने डायरेक्ट मेथड एंड अनदर वन। नो नो नो, ग्रामर ट्रांसलेशन नहीं, डायरेक्ट मेथड का। हाँ, ऑडियो लिंगुअल और आर्मी मेथड। ओके, सो हम लोग नॉर्मली डायरेक्ट मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाद में आता है, वो ट्रेडिशनल वन है, ये मॉडर्न वन है। नॉर्मली हम रिफॉर्म करने के लिए उसको यूज करें। तो स्कूल एनवायरनमेंट क्या होता है ना? कॉन्जेनियल एंड परमिशिव टू एनेबल पीपल टू हियर एंड सी और यूज इंग्लिश। मतलब देखो, आपको हमेशा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में चले जाते हो, बिकॉज दिस बुक्स आर जस्ट लाइक, किसके लिए है बताओ? केवीएस के लिए है, एनबीएस के लिए, सीटेट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो गया। तो वहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, बाइलिंगुअल अभी आया है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश पे जब फोकस करते हो तो बच्चों को बाउंड किया जाता है, परमिशन मतलब उनको परमिशन इतना ही है कि वो बस सुनेंगे एंड बोलेंगे, देखेंगे, यूज करेंगे इंग्लिश को। Except in cities, the learners have rare occasion to see any English beyond the local signboard, and English language teaching needs a new and functional environment, and this may be hard to have. अच्छा, मुझे बता दो, कुछ जगह पे आप घूमने जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंग्लिश में नाम मिलते हैं या फिर वहाँ उस एरिया का जो लैंग्वेज है उसमें मिलता है साइन बोर्ड? अच्छा, इंग्लिश में मिलता है। तो जो बच्चों को समझ नहीं आता उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि नहीं? बिकॉज़ इंग्लिश उनको आता नहीं है एंड वो जो साइन बोर्ड में लिखे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। एंड ये प्रॉब्लम मतलब हमारे जो प्रीवियसली जो भी पेरेंट्स थे, मतलब आपके बोल सकते हो एंसेस्टर्स थे, उनको हो चुका है। बिकॉज़ ब्रिटिशर्स ने जब भी साइन बोर्ड्स बनाया, इंग्लिश में बनाया, एंड इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि वो समझ नहीं पाते थे, बहुत टाइम उनको मुश्किल भी होता था। इसलिए इंग्लिश पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड लोकल साइन बोर्ड्स जो होते हैं, लोकल साइन बोर्ड्स जो होते हैं, नॉर्मली वो लोकल लैंग्वेज को लेके बनेगा। सो हमें क्या होता है, रेयर ऑकेजन मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलता है, अब आप क्या है यहाँ पे टाउन में हो, टाउन में हो बोल के इंग्लिश साइन बोर्ड्स मिल जाते हैं। अगर आप जाओगे ना वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के ऐसे नॉर्मल गांव एरिया में, तो वहाँ पे आप देखना साइन बोर्ड्स बंगाली और उड़िया में ही होगा, मतलब उड़ीसा में जाते हो तो उड़िया में ही रहेगा। वैसे बिहार में जाओगे तो आपको बिहार के ही लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है? मतलब हिंदी में ही मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है। अगर आप गुजरात चले गए तो आपके जो गुजराती लैंग्वेज होते हैं उसमें ही मिलेंगे। तो ऐसा हो जाता है कि उनके पूरा रेयर ओकेजन में ही वो इंग्लिश में यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे यूज़ होता है, बट पहले के टाइम पे नहीं होता था। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, देखो विलेज एरियाज़ में स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या इंग्लिश रिलेटेड? अगर टीचिंग को मुझे चेंज करना है, डिफिकल्ट होगा। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स अभी बोला गया था, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, रीडिंग अगर प्रॉपर करना है तो अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आफ्टर दैट रीडिंग जो भी लिखा हुआ है प्रॉपरली उसको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। सो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स
ये एक ड्रॉबैक है, एक नेगेटिव पॉइंट्स है, बच्चों को और भी बैकवर्ड्स लेके जाता है, पॉजिटिव नहीं है, फॉरवर्ड नहीं लेगा। अच्छा, समटाइम्स देखिए बच्चे जो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इवन हम भी कुछ वर्ड्स होते हैं बहुत डिफिकल्ट लगता है, एंड उसको वन टाइम में हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, बहुत टाइम लगता है। जब कोई एक एक पर्सन रहते हैं जो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो गिल्ट फील करते हैं, मरमरिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब खुद के धीरे धीरे बोल लेंगे, धीरे धीरे बोल के छोड़ देंगे। सुने हुए कि नहीं? बच्चे भी वही करते हैं। उनको जो वर्ड्स बोलना नहीं आता है, मरमरिंग करते हैं एंड छोड़ देते हैं। थोड़ा-सा बोलेंगे धीरे-धीरे, हाँ, ये वर्ड ऐसा है, बस छोड़ दिया। फिर प्रोनाउंस नहीं किया और दोबारा नहीं किया या फिर करेक्शन भी नहीं हुआ। समटाइम्स क्या होता है ना, होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स जानते हो? सेम सेम वर्ड्स, कल जो कर रहे थे राइमिंग वर्ड्स, सेम सेम प्रोनंसिएशन, सेम सेम प्रोनंसिएशन, होमोफोन्स। तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। समटाइम लर्निंग इंग्लिश वोकैब्युलरी कैन बी ए प्रॉब्लम फॉर अ स्टूडेंट, बिकॉज़ क्या होता है, बच्चे जैसे बैड, मतलब दोनों में क्या है डिफरेंस, आप प्रोनाउंसिएशन में अगर देखोगे डी एंड टी का आपका डिफरेंस आएगा साउंड्स में, तो बच्चे कंफ्यूज्ड वहाँ पे, वो समझ नहीं पाएंगे एंड बोल नहीं पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं एंड होमोफोन्स वर्ड्स होते हैं जो डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन में, एंड स्पेलिंग इसकी वजह से रॉन्ग होता है एंड समझने में भी रॉन्ग आता है। एग्जाम ओरिएंटेड, अच्छा, आपको जो भी पढ़ाया जाता है, समटाइम्स वी लर्न वेरी एक्सेप्शनल पॉइंट्स आल्सो, जस्ट लाइक फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो स्कूल्स में कभी भी फ्यूचर रेफरेंस पढ़ाए हैं बच्चे को, या फिर ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, बताओ? ओनली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रह पढ़ाते, इसीलिए बच्चों का कम्युनिकेशन लेवल हाई नहीं होता। मतलब इवन आप देख लो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी देख लो, अगर घर पे पेरेंट्स ट्राई करें या फिर वो अच्छे से बच्चे ट्राई करें कि उनको इंग्लिश सीखना है, तो वो सीख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर इंग्लिश मीडियम के बहुत ही नॉर्मल जनरल बच्चों को देखोगे, वो बस जो उनको दिया गया है, उसको ही सीखते हैं, ओनली उतना ही जानते हैं। नॉर्मल वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी ये नहीं जानते, ये उनके पास थोड़ा कम हो जाता है। इवन उड़िया मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे मीडियम्स में सेम ही कंडीशन है। बच्चे जब खुद से नहीं सीखेंगे, खुद से वर्ड्स को नहीं जानना है, न्यू वर्ड्स नहीं सीखना है एवरीडे के बेसिस पे, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा, उतना ही कंसेप्ट में वो लिमिटेड हो जाएंगे, फ्यूचर रेफरेंस में कुछ भी कंटेंट उनके पास नहीं होगा। ठीक है, उनका जो जिसमें लेवल इंक्रीज हो पाए। अभी देखो और क्या है, लर्नर्स एबिलिटी। अच्छा बताओ, आप लोगों का अगर अभी आप लोग कितने बच्चे हो, नॉर्मली अगर देखा जाए ना, इस बैच में 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बस उसमें आपका एबिलिटी था, या फिर बोल सकते हो आपका इंटरेस्ट था, जो कि आप पढ़ने आए हो। ठीक है, आप लोग पढ़ने आए हो, ठीक है, सीटेड पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या हो गया कि आपका एबिलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी चीज सीखने के लिए आप एबल होना चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए। तो लर्नर्स एबिलिटी आल्सो अफेक्ट्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश। टू एडजस्ट वंस टीचिंग अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी इन लर्नर्स एबिलिटीज इज अ मेजर चैलेंज एंड नीड्स वेरी कॉम्पिटेंट टीचर्स। अच्छा, जैसे आप लोग बोलते हो क्या, कुछ टीचर्स, हम लोग बोलते हैं ना, सारे टीचर्स क्या है, यूनिक है। कुछ टीचर्स का पढ़ाना अच्छा लगता है, कुछ पढ़ाना हमें बोरिंग लगता है। तो अभी बोलो, आप कौन से टीचर्स बनना चाहोगे, कि आप एक ऐसे टीचर बनोगे आपको जितना पता है उतना ही आप बच्चों को पढ़ाओगे, या फिर बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करोगे एज ए टीचर? modify ourselves. We have to modify ourselves as per the needs of a student. So आपके स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग आपको मॉडिफाई करना है। डाइवर्सिफाइड लर्नर्स हैं, तो आपका भी नॉलेज डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, आपका भी नॉलेज मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, मल्टीपल वेरिएशंस के साथ। देखो, मैथड्स बहुत पर्सन ने डिस्कवर किया, और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम लोग क्या है, कि 48-50 टाइप्स ऑफ मैथड्स हैं। क्या आप सारे मैथड्स का यूज करते हो क्लासरूम में? क्या करते होंगे? नो। इवन आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो ना, या फिर भाई बहन कोई भी पढ़ते हैं, उनको पूछ लो आपके कॉलेज में, इवन आप भी जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, कितने मेथड से आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा, कितने मेथड से पढ़ाया होगा? वन और टू, सिंपली वन और टू। रीडिंग बस, मतलब वन और टू। दैट मीन्स लेक्चर मेथड एक था, एंड जब प्लस टू में गए या फिर टेंथ में गए, देन प्रैक्टिकल्स आ गए, तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। अदरवाइज कोई भी मेथड्स नहीं था, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, कुछ मेथड्स का यूज नहीं किया गया। तो ये होता है, मतलब आप अगर एक लर्नर्स एबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हो एज ए टीचर, आप अपना प्रोफिशिएंसी और एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, लर्नर्स इम्प्रूव कर रहा है, मतलब आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, सो दैट आपके मेथड्स को भी आप चेंज करोगे एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट। यू हैव टू मॉडिफाई योरसेल्फ फर्स्ट, आपको अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा। सपोज अभी बोलो, पहले के टाइम पे
जो इल्ड स्टूडेंट थे, मतलब आपका जो डिसेबल्ड बच्चे थे, पढ़ने जाते थे क्या स्कूल? नो। इफ आज का टाइम में स्कूल कैसा है बताओ? इंक्लूसिव स्कूल है। इंक्लूसिव स्कूल से इंक्लूसिव है। अगर ये बच्चे स्कूल जाते हैं, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या हम सेम मेथड्स में ही पढ़ाएं या हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा? डिफरेंट मेथड्स से। देखो यहाँ पे मेंशन भी है। देखो, सम चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक मतलब सीवियर डिसेबिलिटीज, एंड सम आर हैंडीकैप्ड टू। टीचर्स दिस चिल्ड्रन पोजेसेस अ मेजर चैलेंज टू टीचर्स, मतलब टीचिंग दिस चिल्ड्रन पोजेसेस अ मेजर चैलेंज टू द टीचर्स, मतलब हमारे लिए चैलेंजेस यही है। ओनली एक जॉब मिल जाना, या फिर आप एक अच्छे पर्सन बन जाओ, अच्छे टीचर बन जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छे टीचर बनने के साथ साथ आपको लविंग केयरिंग सब बनना पड़ेगा, प्लस आपका जो मेथड्स होने चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाओ, जैसे सारे बच्चों को समझ आए। वो मे बी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, बट आप ट्राई करो कि मैक्सिमम बच्चों को आपका पढ़ाई समझ आना चाहिए। वो आप टाइम लेके पढ़ाओ, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, लेंदी करो, बट सारे बच्चों को आपका पढ़ाई समझ आना चाहिए। यही होता है, यही आपका बिगेस्ट चैलेंज भी है आज के टाइम के लिए। ठीक है? अगर मैं बोलूँ सजेशंस देना है, अभी डाइवर्स क्लासरूम है ना, सजेशंस क्या दोगे बताओ? हमें कौन सा प्रॉब्लम सबसे पहले इराडिकेट करना, हटाना है, बोलो कौन सा प्रॉब्लम? देखो कौन सा प्रॉब्लम है, सोशियो साइकोलॉजिकल। ठीक है? सोशियो साइकोलॉजिकल, ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इस वर्ड को पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन आया था ओटेट का या सीटेट का, मैं देख रही थी आज ही, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, सॉरी। तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि in your classroom, if you seen that many type of students or diverse type of students are there, so what should be the major factors which influence or promote every students to learn various type of things? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सबको मोटिवेट करेगा या प्रोमोट करेगा कि वो कुछ लर्न करें न्यू थिंग्स? क्या होगा? मुझे एग्जांपल्स, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, एग्जांपल बाद में दूंगी, ऑप्शंस दे रही हूँ, आप मुझे बताना। मोटिवेशन, inclusive or integration of different material, audio visual aids, और टीचर्स, competent टीचर्स, कौन सा होना चाहिए? मैं फिर से क्वेश्चन बोल रही हूँ, सुनो। आप एक टीचर हो, हिंदी में ही बोल रही हूँ, आप एक टीचर हो एंड आपने देखा कि आपके क्लास में बहुत वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड आप उनको प्रोमोट करना चाहते हो। हाँ, मोटिवेशन देना है। देखो, आप प्रमोट करोगे कि वो और अच्छे से पढ़े, कोई भी चीज हो उनके सामने वो पढ़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मोटिवेशन फर्स्ट दोगे ना। पहले फर्स्ट चीज है, फर्स्ट फैक्टर होता है आपका मोटिवेशन। आफ्टर दैट आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए टीएलएम यूज कर रहे हो। आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे उतना ही कॉम्पिटेंट टीचर्स बनेंगे, ठीक है? ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर लिया, बट बच्चों के ओरिएंटेड हुआ तो मोटिवेशन इज मस्ट। ठीक है, पहले मोटिवेशन होना चाहिए। आफ्टर दैट आप लोग अभी बोलो आप लोगों का एग्जाम्स आ रहा है एंड मैं आपको डिमोटिवेट कर दूं कि सारे फेल करोगे, तो आप पढ़ सकते हो? कल से पढ़ पाओगे? बस यही चीज है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड ऑन योर, मतलब जो भी आपका गोल है, फोकस्ड ऑन योर गोल। सो आप अपने गोल पे डटे रहोगे तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, अगर डिमोटिवेट हो गए नीचे आ जाओगे। सो मोटिवेशन मस्ट होना चाहिए। इसीलिए देखो, मोटिवेशन कहाँ से होता है बोलो तो? मोटिवेशन कोई एक खाने का चीज थोड़ी है, क्या लिखा हुआ है उसको करना है। मोटिवेशन साइकोलॉजिकल है ना, मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है। तो पहले टीचर को क्या करना पड़ेगा, कौन सा कितना एफर्ट्स देना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना है, किसमें देना है? टू इराडिकेट सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। टू इराडिकेट, इराडिकेट मतलब हटाना, डिमिनिश करना, या फिर पूरा ही गायब कर देना। क्या करोगे? सोशियो साइकोलॉजिकल, सोसाइटी में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको हटाना पड़ेगा। सोसाइटी बोलते रहता है ना, अगर आपको एक भी चीज में आपका बैक लग गया, फेल हो गए, या फिर आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो वहां पे सोसाइटी क्या बोलता है कि ये मत करो, तुमसे कुछ नहीं होता है। ये चीज को हटाना है, सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है? नेक्स्ट, इंटरेक्शन सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये मस्ट होना चाहिए ना। इंटरेक्शन, देखो आप में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे जानूं? आप जैसे मुझसे बात करोगे उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि आप में कौन सा इशू है, उसको मैं सॉल्व करूं। इंटरेक्शन होना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट मिला सोशियो, सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, देन इंटरेक्शन, देन अभी देखो क्या है, टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश विथ द लर्नर्स, बिकॉज ये कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश पेडागोजी है, तो हम कौन से लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देंगे? इंग्लिश।
कन्वर्सेशन किस में होना चाहिए? इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो, एज ए टीचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज आवर ओन लर्निंग स्टाइल एंड कल्चरल एजम्पशंस एज दीज अफेक्ट टीचिंग। देखो, ये चीज है, आप क्लासरूम में गए, तो क्लासरूम में आपका धर्म है हिंदू, ठीक है, आप लोग हिंदू है, सुन पा रहे हो ना? आ रहा है वॉइस? ओके, सो आप हिंदू हैं, आपके क्लास में बहुत टाइप के कास्ट के बच्चे हैं, कास्टिज्म वहां पे प्रेजेंट है, या फिर धर्म के बच्चे, रिलीजियन प्रेजेंट है। अभी रिलीजियस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या आप वहां पे सेपरेशन लाओगे, कन्फ्लिक्ट लाओगे? नो। ठीक है? ये नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना भेदभाव, वो भेदभाव आप एज़ ए टीचर न्यूट्रल पर्सन है। जस्ट लाइक होता है ना, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, ना वो गर्ल है, ना वो बॉय है, वैसे ही हम लोग सोच लो। एज़ ए टीचर आपका कोई भी जेंडर नहीं है, एज़ ए टीचर आपका कोई सेक्स नहीं है, एज़ ए टीचर आपका कोई भी धर्म नहीं है, आप एक टीचर हो। बस आपको इतना याद रखना, आप एक टीचर हैं। वहाँ पे आप अपने बॉडीली ओरिएंटेड सोचोगे, जेंडर ओरिएंटेड सोचोगे, या फिर आप अपने कन्वर्सेशन को र्यूड बनाओगे बिकॉज़ यू आर ए गर्ल और यू आर ए बॉय, तो वो नेगेटिव इंप्रेशन लाएगा। तो ये ऐसा एक क्वेश्चंस एसेसन रीजन में भी किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। आप अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानो, क्या आपका लर्निंग स्टाइल क्या है? सबका लर्निंग स्टाइल अलग होता है, पढ़ाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल सबका अलग है। आपको अपना 100% कैसे देना है, उसके लिए लर्निंग स्टाइल जानना पड़ेगा। एंड प्लस कल्चरल एजम्पशंस को आप क्या करोगे, इफेक्ट नहीं करने दोगे। आपके टीचिंग में कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं आना चाहिए, पॉजिटिवली रहना है, हमेशा पॉजिटिव, जो भी हो जाए पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट, अच्छा आप लेसन प्लान प्रिपेयर करोगे कि नहीं? क्लास में पढ़ाना है, लेसन प्लान्स प्रिपेयर करेंगे। सो डिफरेंट जो भी लेसन प्लान्स होंगे ना, लेसन प्लान्स में जितने भी एग्जांपल्स लेते हैं, बिकॉज इंग्लिश पेडागोजी है, तो यहाँ पे कास्ट, कल्चर, जेंडर सब आता है। तो इसलिए जो भी एग्जांपल्स दोगे उसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए, रिलेटेड टू जेंडर्स, एक्सपीरियंसेस, कल्चर्स एक्सेट्रा। टीचर्स यहाँ पे टीचिंग मेथड्स भी यूज करेगा, जस्ट लाइक कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, फन एक्टिविटीज। देखो, फन एक्टिविटीज भी एक मेथड है, जहाँ पे आप बच्चों को टास्क ओरिएंटेड, कल जो हमने पढ़ा था, याद है? टीबीएलटी, एबीएल एंड टीबीएलटी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड टास्क बेस्ड लर्निंग, लर्निंग टीचिंग जो था। हाँ, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है? अभी देखो, कॉमन एरर्स मेड बाय लर्नर्स, लर्नर्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? अगर देखो, कुछ बच्चे होते हैं ना, आप किसी और को बुला रहे हो क्लास में, एंड वो बच्चा हाँ हाँ मार रहा है, होते हैं कि नहीं बताओ? आप किसी और को बात करने के लिए बुला रहे हो एंड वो बच्चा करता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चों में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, बच्चा डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए बच्चा फोकस नहीं दे रहा है, वो डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए आपकी तरफ बात सुन रहा है, आप दूसरों को बोल रहे हो फिर भी आपकी तरफ ही सुन रहा है। इसीलिए बच्चे को वो सारे मटेरियल में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग मटेरियल दे दो, वो पढ़ते रहेगा, या फिर उसको एंगेज कर लो। फर्स्ट तो थिंग, उसको एंगेज करना पड़ेगा। अभी देखो, बहुत सारे टीचर्स कैन यूज एरर करेक्शन टू सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, एरर करेक्शन प्रोसेस होता है। एरर करेक्शन थ्री टाइप्स में हो सकता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सपोर्टिव टाइप। सपोर्टिव टाइप, आप बच्चों को, अच्छा मैं बताओ, आप, मैं अगर रिजीड होंगी, तो क्या आप लोग इतना फ्रैंकली मेरे साथ बातचीत करते? मैं रिजीड होती तो टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो टीचर को क्या होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो सारे बच्चे अपने हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं, एज मैटर नहीं करता, अपने बच्चे जैसे हैं। तो उन बच्चों को गाइड करना मतलब उनको सपोर्ट करना है पहले, कि वो क्या बोलना चाहते हैं। बच्चे कब आपको फ्रीली बात करेंगे, जब बच्चों के साथ आप एज ए चाइल्ड आप उनके साथ खेलते हो, घुलते मिलते हो, तब जाके वो ओपन हो जाता है एंड सब बताता है। तो उनके साथ पहले ओपन हो जाओ, देन करेक्शन करो, दैट इज अ सपोर्टिव। और एक आता है करेक्टिव। करेक्टिव में क्या होता है, जो उनका गलती है उसको ठीक करते हो। डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े हो, डायग्नोस्टिक, डायग्नाइज करना, प्रॉब्लम्स को आउट करके डायग्नाइज करना, प्रॉब्लम्स को आउट करके डायग्नाइज करना, डायग्नोस्टिक। ठीक है, डायग्नोसिस याद करना, डॉक्टर्स यूज करते हैं, दिस इज द मेडिकल टर्म, एंड इन व्हिच वी फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन द पेशेंट और द लर्नर्स फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी गिव द मेडिसिन एज पर देयर प्रॉब्लम्स। तो उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे मेडिसिन लिखते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे करेक्शंस करेंगे या मटेरियल्स देंगे। जस्ट लाइक होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सुने हो कि नहीं? गाइडेंस काउंसलिंग, रेमेडियल टीचिंग बोल सकते हो। हाँ, रेमेडियल टीचिंग, उसमें भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ही होता है। बोलो, ये सुने हो गाइडेंस काउंसलिंग? काउंसलिंग किया जाता है, जो बच्चों को इश्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा मेडिकल इश्यूज, या फिर दिमाग में प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल। हाँ, तो ये सारा आपका हो गया किसमें, करेक्टिव में। अगर और एक बोलो तो वो होता है प्रिकॉशन बेस्ड। प्रिकॉशन क्या होता है बताओ? कोई चीज होने से पहले ही हम लोग तैयार हैं, रेडी है। यस,
खुद को सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे बच्चों को आप देख रहे हो, उनके हरकतों से आपको पता चल रहा है, उनके बिहेवियर से, कि अभी बच्चे में भी चेंज हो सकते हैं। उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है, या माइंड फिकल माइंडेड हो रहे हैं, या फिर कुछ समझ नहीं पा रहे, वो अटेंशन नहीं दे रहे। दैट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग फेज है। अभी करेक्शन कर लेते हैं, अभी प्रिकॉशन ले जाते हैं बच्चे, और गलत रास्ते में नहीं चलेंगे। तो ये 3 वे से टीचर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है, मैंने बता दिया। पहला पॉइंट क्या था? सपोर्टिव, ठीक है? पहला पॉइंट क्या था? सपोर्टिव, ठीक है? सपोर्टिव। सेकंड क्या बोला बताओ? करेक्टिव, करेक्टिव, ठीक है? एंड थर्ड वन इज प्रिकॉशन बेस्ड, प्रिकॉशन बेस्ड, प्रिकॉशन बेस्ड। याद रहेगा? बताओ, याद रहेगा? ओके, ओके। अभी देखो, लर्निंग डिसेबिलिटीज आ रहा है। डिसलेक्सिया, जानते हो क्या प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया में? लर्निंग, ओके। तो डिसलेक्सिया में क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी बोला गया है, ये रीडिंग इश्यूज आते हैं, रीडिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड मतलब नॉट एबल टू लर्न समथिंग, सॉरी, नॉट एबल टू रीड समथिंग, नॉट एबल टू लर्न बोल दिया, रीड होगा, तो रीड हो गया। अभी देखो, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथ्स, मैथ्स में हुआ तो क्या है? डिसकैलकुलिया, 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 कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं, उनको नंबर्स अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत लोगों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन आता है। 100 से 1 तक अगर उनको बैकवर्ड लिखने बोलो, नंबर्स में भी प्रॉब्लम्स आता है। तो ये सारे इश्यूज इनमें देखने को मिलता है। डिसग्राफिया क्या है बताओ? राइटिंग इशू, राइटिंग, ओके। सो ये भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। एंड इसमें क्या होता है, बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, लेटर्स वो राइट नहीं कर पाते, या फिर वर्ड्स वो फॉर्म नहीं कर पाते। बहुत बच्चे होते हैं, देखिए, वो कुछ वर्ड्स आप अल्फाबेट्स दे दो एंड बोलोगे अरेंज करके एक न्यू वर्ड्स बनाओ, वो कर नहीं पाते, वो कर नहीं पाते। ये इश्यूज आता है, वो स्ट्रगल करते हैं सोचने में कि कौन सा वर्ड्स बनाओ, कैसे वर्ड्स बनते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो ये डिसग्राफिया है। अभी देखो और क्या है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है? तो आएगा, मतलब ये क्या है? movement and coordination, ठीक है? This type of disability refers to problems, yes, gross motor skill, याद है gross motor skill? There are two motor skills, एक आता है gross motor skill, fine motor skill, ठीक है? fine में क्या आ जाएगा बताओ, एग्जाम्पल दे दो। ओके, होल्डिंग, ओके, इतना राइटिंग होल्डिंग कर लो। ग्रॉस मोटर में क्या आएगा? बड़े बड़े मसल्स जहाँ पे वर्क करे, बताओ, बड़े मसल, जंप, जंपिंग, रनिंग, डांसिंग, बस बस। डिस्प्रैक्सिया में इसके साथ इशू है, फाइन में इशू नहीं है, फाइन में इशू नहीं है। अगर फाइन में इशू आ जाता, फिर से देखो, राइटिंग में प्रॉब्लम आया तो हमारा अलग आ जाएगा ना, डिस्प्रैक्सिया। हाँ, तो इसमें इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। किसमें है? ग्रॉस मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन इन कटिंग, राइटिंग, और देखो, कटिंग भी दिया है, राइटिंग भी दिया, होल्डिंग में नहीं दिया। कटिंग राइटिंग में आ गया, राइटिंग में आया, बट राइटिंग इन द सेंस वर्ड्स राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग मतलब जस्ट लाइक आप पेन को पकड़ के लिख नहीं पाते हो, आपका बॉडी जो है मेनली फिंगर्स, हाँ, मतलब आपका जो फिंगर्स में कुछ इशू नहीं है, आपके हैंड सेक करते हैं, हैंड मूवमेंट्स नहीं हो पाता, मतलब सेकिंग मूवमेंट्स आते हैं, सेकी टाइप्स रहता है। तो कुछ कुछ बच्चों का देखना, हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा होता है, वो हिल जाते हैं, बड़े तक वो हिलते ही रहता है, ठीक है? ये सारे इश्यूज आते हैं। कटिंग में नाइफ पकड़ के वो कट नहीं कर पाते हैं। जब नाइफ पकड़ के कट करते हो, तो क्या ओनली फिंगर्स ही उसमें हेल्प करते हैं, या पूरा हैंड का मूवमेंट होता है बताओ? पूरे हैंड का होता है, हैंड का होगा, इसीलिए वो थोड़ा-सा ग्रॉस में चले जाना, ठीक है? राइटिंग बोल दिया तो कन्फ्यूज़ होके मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे 2 वर्ड है, मूवमेंट भी दिया गया है एंड कोऑर्डिनेशन भी दिया गया है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो मूव करेगा तभी तो कोऑर्डिनेट करेगा। तो आपका पूरा हैंड यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो हैंड में जो भी वर्क कर रहे हो, उसके साथ ये बड़े मसल्स भी तो वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन में इश्यू हो रहा है, वो डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया है, बस इतना याद रखो, ज़्यादा में नहीं जाना है, ये यहाँ तक याद रखना। दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट and coordination in cutting, writing, gross motor skills such as running and jumping, ठीक है? चलो आगे, अभी और भी है। डिस्पैजिया और एस्पैजिया, डिस्पैजिया और एस्पैजिया, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज होता है। कुछ लोग होते हैं जो, जिनको देखो, नॉर्मल थंबलनेस और नॉर्मल वर्ड्स ना मिलना, ये चीज हमारा क्या है, जेन्युइन है। कभी कभी माइंड ब्लैंक हो जाता है, बट कुछ लोग होते हैं उनको बोलना ही नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता, वो आधा आधा सेंटेंसेस बोलते हैं, आधा सेंटेंसेस बोलेंगे, या लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है? सो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन,
अटक अटक के बोलते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो डिसेबिलिटीज हैं, ये क्या करता है कि हम अनेबल होते हैं। यहाँ पे एबिलिटी टू लिखा गया है, मतलब यहाँ पे डिसेबिलिटीज अगर नहीं लिखता तो बेटर रहता, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। देखो यहाँ पे सेंटेंस रॉन्ग है कि नहीं मुझे बताना, ये लाइन के साथ यहाँ पे वर्ड को चेक करो, पता चलेगा। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज involves the ability to understand and produce spoken language। एबिलिटी नहीं होगा ना, अनेबल है हम, उसको हम एबल नहीं है। सो जिनको, हाँ, इनएबिलिटी होगा, वहाँ पे इनएबिलिटी की जगह में एबिलिटी बैठ गया। सो डिसेबिलिटीज जिनको है वो वर्बल वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एंड इनके लिए मोर ओवर क्या कहते हैं हम लोग ना, क्लू भी देते हैं, फिर भी उसके बाद भी कम्युनिकेशन उनका प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, ये डिस्फेजिया और एफेजिया है, एस्फेजिया है, एस्फेजिया और डिस्फेजिया है। ठीक है, डिस मतलब वर्ड कहाँ से आया पता है? डिस वर्ड आया डिसफंक्शन, डिसफंक्शन से आता है, डिसफंक्शन। डिस मतलब नो फंक्शन, नो फंक्शन। तो डिस्फेजिया, यहाँ पे फेज याद रख लेना, ठीक है, फेज को थोड़ा सा याद करना फ्रेज से, फ्रेज से, ठीक है, फ्रेज। तो यहाँ से आप याद कर लोगे कि दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इशू और वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इशू, जिसमें आप वर्ड्स को ही बोल नहीं पाते हो या अंडरस्टूड नहीं कर पाते हो। और एक प्रॉब्लम आता है, दैट इज द साइन लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसऑर्डर। साइन लैंग्वेज नहीं समझ आएगा, कौन सा लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे बताओ? साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, ये रेयर है। अभी देखो और भी है, ऑडिटोरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटोरी मतलब ऑडिटोरी बोल रहे हैं, किसमें इशू आएगा? लिसनिंग में। देखो, सुनने में क्या होता है, आपके पास कभी कभी हुआ है, एक मैंने आपको बोला, जो अभी बोला था बैट, और मैंने बोला बेड, दोनों में आपको सिमिलर लगा कि नहीं प्रोनाउंसिएशन सुनने में? यस। तो हम जो इनएबिलिटी होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डिफरेंट साउंड्स, टू डिफरेंट साउंड्स, ये दोनों का जो साउंड्स था लास्ट में वो इतना क्लियर नहीं था, सो हम समझ नहीं पाए, तो इसको बोलते हैं ऑडिटोरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें आप दो वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स को समझ नहीं पाते हो, या फिर सुनते जो हो उसके अंदर डिफरेंस आप ढूंढ नहीं पाते हो। दैट इज एन एबिलिटी, सॉरी, एन इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश सब्टल डिफरेंस इन साउंड्स, और hearing sounds at the wrong speed makes it difficult to relate to understand or words understand the basic concepts of reading and writing। मतलब रीडिंग राइटिंग से इशू है, एंड यहाँ पे आप अगर अच्छे से नहीं सुन रहे हो, एंड जो सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है ओरली, वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, क्लियरली नहीं बोल रहा है, देन आपको ये कंफ्यूजन होता है। तो ये ऑडिटोरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या आएगा बताओ, फटाफट बोलो। विजुअल, देखने से, आईज का, आईज कोऑर्डिनेशन। अच्छा, होता है कभी कभी आप पढ़ते हो ये, कभी कभी होगा एस मिसिंग हो गया, पढ़ते पढ़ते वहां पे डाइऑर्डर हो गया, एस आपका मिसिंग हो गया, माइनर मिस्टेक्स हैं। ये आंखों का एक प्रॉब्लम होता है कभी कभी, जैसे आप बहुत टाइम तक काम कर रहे हो तो उसके बाद रीडिंग आप नहीं कर पाते हो, जैसे आपके आंखों में ये धुंधला दिख रहा है, या फिर आपको शेप्स का पता नहीं चल रहा है कौन से स्ट्रक्चर में लिखा गया है, या फिर आप थोड़ा सा उसको उल्टा पढ़ रहे हो, कंसेप्ट का आपने कुछ कंट्रोल पढ़ लिया, कुछ उल्टा पढ़ लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, क्योंकि ये देखने में इशू हो गया, देखने में इशू हो गया। कभी कभी हम लाइंस को स्किप कर देते हैं, लाइंस को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, स्किपिंग लाइंस, वर्ड्स, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी चलो आगे। एक प्रॉब्लम है पता है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये अटेंशन डेफिशिट होना चाहिए, डेफिशिएंसी लिखा गया है, बट ये नॉर्मली बायोलॉजिकल टर्म है। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी जानते हो, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, अटेंशन पे नहीं कर पाता, फोकस नहीं हो पाता, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, अटेंशन डेफिशिट, अटेंशन का कमी। ठीक है, अटेंशन में डेफिशिएंसी आया, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इट इज नॉट एक्चुअली अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है ही नहीं। ये बच्चों को, मतलब लर्निंग फेज में वो प्रेजेंट है, बट वो फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। होता है कभी कभी बच्चों में, देखे हो, वो उसको बोल दो आज ना हम घूमने जाएंगे, देखना बच्चों के माइंड में क्या हो जाएगा, सडनली वो चेंज हो जाएगा, एंड वो दिन भर नहीं पड़ेगा, वो अटेंशन ही नहीं देगा, एंड वो शाम को क्या करने वाला, घूमने वाला, क्या करने वाला, उसी के ही ध्यान में रहेगा। ये भी एक डिसऑर्डर है, बट ये लॉन्गर पीरियड के लिए अगर हो जाता है तो एडीएचडी बन जाता है। लॉन्गर पीरियड के लिए बन गया तो एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इज नॉट एक्चुअली अ लर्निंग डिसेबिलिटी, बट इट कैन हैम्पर और डिसरप्ट लर्निंग।
चिल्ड्रन विद एसडी एडीएसडी ऑफन हैव प्रॉब्लम सिटिंग स्टिल, देखो बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना अपने दुनिया में, दैट इज मेंटली एब्सेंट है वो। स्टेइंग फोकस, फोकस में नहीं रहना। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीजों के साथ इनको प्रॉब्लम्स होता है। ऑटिज्म सुने, ऑटिज्म, ऑटिज्म, ठीक है। अच्छा, इंट्रोवर्ट जानते हैं, इंट्रोवर्ट, 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 इंट्रोवर्ट क्या है? अच्छा, अच्छा, देखो ऑटिज्म भी उसी टाइप का है। डिफिकल्टी इन मास्टरिंग सर्टेन एकेडमिक स्किल, ऐसा नहीं है जो ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बच्चा बहुत कुछ कर पाता है। बट इन बच्चों को क्या होता है कि एकेडमिक स्किल्स के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब वही चीजें वो नहीं कर पाता स्पेसिफिक। जैसे आपका डिसलेक्सिया में सिर्फ रीडिंग डिसेबिलिटी था, बट यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक ही डिसऑर्डर के विद इन आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, रीडिंग बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है, लर्निंग बेसिक स्किल्स, सोशलाइजिंग नहीं हो पाता, मेकिंग आई कांटेक्ट, मेकिंग आई कांटेक्ट, बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनको डर लगता है। समटाइम्स वो सही बोल के भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उन्होंने क्या बोला या गलत बोला। बॉडी लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, सोशलाइज भी नहीं हो पाएंगे। तो ऑटिज्म ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी देखो, इतना समझ आया, इतना समझ आया? अच्छा चलो, ये पढ़े हो कि नहीं बताओ, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मैं सिर्फ आज रिवाइज करवाने के लिए लास्ट चैप्टर्स चल रहे हैं, रिवाइज करवा रही हूँ। इससे क्या होगा, सीडीपी का भी मोस्ट ऑफ द पोर्शंस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसमें भी यही सब है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? चलो आपका रिवाइज भी हो जाएगा पेडागोजी का, थ्योरी पेपर के लिए भी। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? एक्वायर द नॉलेज, ओके। इवैल्यूएशन बच्चों को आप इवैल्यूएट करने के लिए करते हो। इवैल्यूएशन का हिंदी मीनिंग क्या है, हिंदी टर्म, हिंदी टर्म सीखे थे बताओ, हिंदी में पढ़े थे अभी। मूल्यांकन, ओके। सो इवैल्यूएशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और इंटरैक्टेड प्रोसेस? मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी बीच बीच में। इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है या इंटरैक्टेड प्रोसेस है? कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, विदाउट इवैल्यूएशन लर्निंग इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, नो। So it is one kind of educational objectives completion process. ये एक तरीका है जिसके थ्रू आपके जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बच्चे ने कितना एक्वायर किया है आप जान सकते हो, राइट? यही तो आपने बोला अभी, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है? एज पर इंग्लिश पेडागोजी इवैल्यूएशन हम क्यों यूज करेंगे, कौन से स्किल्स को लर्न करने के लिए बताओ? चार स्किल्स है हमारे, बोल दो। एलएसआर, राइट, वेरी गुड। एलएसआरडब्ल्यू को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, इसको थोड़ा सा याद रखना। देखो यहाँ पे ज्यादा स्टेप्स नहीं है, ऊपर देखोगे तो ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आ जाओगे। बट यहाँ पे देखो ये जो चार स्टेप्स हैं, इसको याद रखना है। क्या है? डिटरमाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हु डिस्कवर्ड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हु डिस्कवर्ड? द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, गुड। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो डिटरमाइन करता है, इवैल्यूएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आपको कितना एक्सपीरियंस मिल चुका है या मिलना चाहिए वो भी पता कर सकते हैं। मेजर बिहेवियरल चेंजेस आपके अंदर। अच्छा, आप जिस पेज से स्टार्ट किए थे, अभी मैं फिर बोल रही हूँ, बीएड आप जब क्लास स्टार्ट किए थे, जब आपने स्टार्ट किया था, आप स्टार्टिंग में जीरो में थे। क्या अभी तक आप जीरो में हो बीएड के अकॉर्डिंग? तो दैट मीन्स आपके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आया रिलेटेड टू बीएड एकेडमिक स्किल और बीएड कोर्सेज। यस, तो ये हो गया बिहेवियरल चेंजेस। बच्चों को जैसे जैसे पढ़ाई आप पढ़ाते जाते हो उसमें चेंजेस आते चलते हैं। उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आना चाहिए आपके पढ़ाई के थ्रू, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट जो बोलते हैं, मेजरमेंट मापना, माप कर सकते हो। एंड मतलब मापन कर सकते हो, उसको मापन बोलते हैं हिंदी में, मापन कर सकते हो। एंड परफॉर्म टेस्ट, टेस्ट भी लेना पड़ेगा, इवैल्यूएशन है मतलब टेस्ट लेना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या आया, आप याद रखोगे, स्टार्टिंग का पॉइंट याद रखो, ये चार चार वर्ड याद रहेगा। डॉम्प, क्या है? डॉम्प, डॉम्प, डिटरमाइन, ऑर्गेनाइज, मेजर, परफॉर्म, ठीक है। डिटरमाइन करोगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइज करोगे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मेजर करोगे बिहेवियरल चेंजेस, एंड द लास्ट वन इज द परफॉर्मिंग द टेस्ट, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, परफॉर्मिंग द टेस्ट।
इतना याद रखना है, ठीक है? अभी बोलो सीसीई का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई? इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अभी देखो एक चीज़ क्या है, आप 2 टाइप के एक्टिविटीज़ को सीखते हो। एक वर्ड याद करना, ये वर्ड सुने हो कि नहीं बोलना? स्कूल, सुने हो? हाँ, यस, स्कूल और स्कूल, ठीक है? लैटिन वर्ड में स्कूल बोला जाता था। पहले लैटिन वर्ड में इसको स्कूल बोला जाता था, आफ्टर दैट ये बना स्कूल। स्कूल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कूल कैसे वर्ड आया देखो, ये स्कूल वर्ड से तो आया है, बट इट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ पार्ट। स्कूल में 2 टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं, जो कि घर पे नहीं होते। एक फॉर्मेट में नहीं होते घर पे। क्या है एक्टिविटीज़? एक है स्कॉलास्टिक, प्लीज़ बोलो। हाँ, जाओ, जाओ, जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक, ठीक है? स्कॉलास्टिक मतलब क्या हो गया बताओ? स्कॉलास्टिक, स्कॉलरशिप वर्ड याद करो, किसके साथ जुड़ा होगा? स्कॉलास्टिक वर्ड, स्कूल, सब्जेक्ट्स, 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 एकेडमिक सब्जेक्ट्स। स्कॉलास्टिक बोला गया ना, एकेडमिक सब्जेक्ट्स। अच्छा, नॉन स्कॉलास्टिक एक मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट्स को छोड़ो और क्या होता है स्कूल्स में? को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, डांस, यस, वेरी गुड, को दैट इज डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स एटसेट्रा, एथलेटिक्स जो भी होते हैं एथलेट्स बनने के लिए। तो डिफरेंट एरियाज में आ गया। ये एकेडमिक स्किल है, ये अदर एक्टिविटीज है। ये एकेडमिक स्किल्स हैं, ये अदर एक्टिविटीज हैं। अभी बोलो SUPW किस में आएगा? स्कॉलास्टिक, नॉन स्कॉलास्टिक? स्कॉलास्टिक, नॉन स्कॉलास्टिक? SUPW, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, सप्लीमेंट्री जो एक्टिविटीज होते हैं, नॉन स्कॉलास्टिक में आएगा। वेरी गुड, नॉन स्कॉलास्टिक में आएगा। सो आपको ये 2 वर्ड याद करने हैं, स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक। अभी बोलो, कभी-कभी ये होता है क्या है, नॉन स्कॉलास्टिक ना बोल के वहाँ पे को स्कॉलास्टिक बोला जाता है। क्यों बोलो? जस्ट लाइक करिकुलम, को-करिकुलम, वैसे नॉन स्कॉलास्टिक ना बोल के वहाँ पे को स्कॉलास्टिक बोला जाता है। को स्कॉलास्टिक बोलते हैं। जो आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, एथलेटिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, वो को स्कॉलास्टिक होते हैं, जो कि हेल्पिंग हैंड में रहता है। मतलब आपका स्कूल में पढ़ाई चल रहा है, उसके साथ जो चलेगा वो उसका आपका को स्कॉलास्टिक। ये 3 पैटर्न में आपका जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का मतलब आपने जान लिया कि बच्चों ने कितना सीखा है, उसमें कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स का हम यूज कर रहे हैं उनको जज करने के लिए या फिर इवैल्यूएट करने के लिए। कंटिन्यूअस जो प्रोसेस रेगुलर मोड पे होता है उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। रेगुलर मोड पे कर रहे हो मतलब बच्चों का कौन सा डेवलपमेंट को चेक करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट को चेक करना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है डिटेल। अभी डिटेल अगर बच्चों को समझाना है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट से बच्चों का प्रोग्रेस करवाना पड़ेगा। डिटेल बोला गया ना, कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा डिटेलली जाना है, तो बच्चों का मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, ये तीनों चीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है, ऑब्जेक्टिव्स याद करना, ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो करता है, तो कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव स्किल्स को ये आगे बढ़ाता है। ये इम्फेसिस करता है थॉट प्रोसेस पे एंड डी इम्फेसिस करता है मेमोराइजेशन पे, मतलब रोड लर्निंग नहीं करना है, समझ के पढ़ना है। इवैल्यूएशन इसका इंटीग्रल पार्ट है या फिर इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है। इवैल्यूएशन क्वांटिटी देता है या क्वालिटी देता है बताओ? बच्चों का क्या चेक करा है, क्वांटिटी और क्वालिटी? क्वालिटी, बच्चों का स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैम, वेरी गुड। स्टैंडर्ड को चेक करें ना, तो दैट इज द क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। टू मेक, ये टू होगा, ठीक है? टू मेक द प्रोसेस टीचिंग लर्निंग ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग को लर्नर सेंटर्ड करना है। एंड स्कोलास्टिक को, स्कोलास्टिक मैंने समझा दिया है। देखो स्कोलास्टिक को करिकुलर बोला गया, इसको को करिकुलर बोला गया, तभी बताया था। इंपॉर्टेंस भी क्या है, बच्चों को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, बच्चों में जो स्ट्रेस एंजाइटी आता है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, तो अगर आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते जाओगे तो बच्चों में और इशू आएगा क्या, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, एंजाइटी और ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज होगा। एवरी डे अगर बच्चों के साथ आप लगे हो, एंजाइटी फियर कुछ नहीं है, ड्रॉप आउट होगा क्या? बच्चे स्कूल छोड़ेंगे? उनको concept समझ में आएगा, कंसेप्ट का क्लैरिफिकेशन होगा, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी पॉसिबिलिटीज आएंगे, उनके हॉबीज, इंटरेस्ट और पर्सनालिटीज का डेवलपमेंट होगा एंड मोटिवेट लर्निंग करेगा। हम लोग मोटिवेशन आज पढ़े थे। सो फियरफुल सिचुएशन से मोटिवेशन तक का सफर वो करने वाला है। उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली देना पड़ेगा, फ्रेंडली एनवायरमेंट, जैसे कि वो डिसीजन ले सके अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग, चॉइस कर सके अपने सब्जेक्ट का एंड कोर्सेज का। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव,
रेगुलर बेसिस पे होगा या इंटरैक्टिव? कंटीन्यूअस ऐसे रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे के बेसिस पे अगर आपको कोई जज करता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? एवरीडे आपको जज करना है, एवरीडे आपको फीडबैक देगा। तो बोलो ओरली जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सारे फॉर्मेटिव हो सकता है? ओरली जस्ट लाइक क्विज हो गया, एमसीक्यूज हो गया, छोटे छोटे टास्क हो गए, या फिर जो एवरीडे बेसिस पे टेस्ट होता है वो सारे हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ फीचर्स इसके देख लेते हैं, पहले पढ़े हो, ये डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल है, ठीक है? पढ़ चुके हो अभी। डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल है, ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ट्राई करता है ये बच्चों में, बट इतना कंप्लीट कर लेते हैं। रेटिंग स्केल क्या है? आपको एक मैंने क्या दिया कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल याद है ना? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल कंपोनेंट्स के साथ रेटिंग स्केल याद किए थे, वही है। मतलब आप रेस्पॉन्स दोगे गुड बेस्ट बेटर, कौन से कंडीशन में है, 0 to 6 के विद इन, ऐसा आपका रहता है। मतलब आप इंडिविजुअल ग्रुप्स में सेटिस्फैक्टरी लेवल तक हो या अनसेटिस्फैक्टरी लेवल तक गए हो, कैसे पढ़ाए हो, या फिर उनका फीडबैक कैसे आ रहा है, उसको जज करने के लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस का चेकिंग होता है। ऐसे कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस 1 में आएगा, कुछ बच्चों का 3 में आएगा या 2 में आएगा। तो ये रेटिंग स्केल है जिसमें आप बिहेवियर को जज करते हो बच्चों का। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब बच्चों का जो भी आपने पढ़ाया हुआ है, थिंकिंग स्किल, कैपेबिलिटीज, एवरी डे का जो एक्टिविटीज है उसको आप एक रिकॉर्ड में बना के रखोगे, दैट इज कॉल्ड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एंड इससे बच्चों का बिहेवियर थ्रू आउट द ईयर कैसा था वो जान पाते हो। रिकॉर्ड्स बनते हैं कि नहीं बताओ हर एक बच्चे का पूरे साल के लिए? यस। एंड लास्टली द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है पता है? जेन्युइनली बच्चों के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव क्या होता है? 1 + 2 + 3 ऐसा जोड़ते जाना है। तो क्या हो जाएगा? रिपोर्ट कार्ड जैसा है, मतलब ये पूरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना, हम इंडिविजुअली बच्चों को चेक करें। आपको मैंने असाइनमेंट वर्क दिया, ठीक है? तो आप कल असाइनमेंट करके लाए हो, ये आपका पहला टास्क था, आपने अच्छा मार्क्स रखा। सेकंड टास्क में आप थोड़ा सा कमजोर थे तो आपका ये मार्क था। थर्ड में आपका ये मार्क था। ये भी एक रिकॉर्ड है, बट एडिशन ऑफ रिकॉर्ड्स है। मतलब पूरे साल का A to Z जितने भी टास्क आपको दिए गए हैं उसके बेसिस पे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? समझ आया? ए, समझ आया कि नहीं? यहाँ पे बच्चे आप खुद को इंडिविजुअल बोल रही हूँ, पोर्टफोलियो में खुद को जज कर सकते हैं। पीयर असेसमेंट सीट भी रहता है। पीयर असेसमेंट क्या होता है? आप अपने ही जैसे बच्चों को जज कर सकते हो। मतलब आप एक स्टूडेंट है, दूसरे बच्चों को भी आप जज कर सकते हैं, वो आपको जज करेंगे, या फिर आप खुद को भी जज कर सकते हो पोर्टफोलियो के थ्रू। सबमिटिव क्या है बताओ? कल पढ़ेंगे इसको डिटेलली। और